So now today we'll start the third unit, okay, which is statistics. Okay, just for 1 minute. Hold on for 1 minute. Okay, so now today we'll start from the third unit, okay, that is statistics, and the fourth unit is probability. So these 2 units are not that much lengthy. Okay, we can easily complete these 2 units, and again it's a scoring unit. Okay, statistics is one of the scoring unit. Okay, जहाँ पे आपको कुछ भी बेस नहीं चाहिए. Okay, अगर आपको सिंपल मीन, अरिथमेटिक मीन, इन चीज़ों की भी अगर आपको नॉलेज है, चीज़ों का भी अगर आपको नॉलेज है, then you can easily solve the problems on statistics. Okay, so and थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेटर आना चाहिए. Okay, because कैलकुलेटर saves your time. Okay, अगर आप अपने रेगुलर अप्रोच से सारी चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, then you cannot complete your paper within that given slot. Okay, तो आपको ये भी देखना है कि वो कैलकुलेशन मतलब कितने जल्दी हो सकता है. दैट इज ऑल्सो यू हैव टू चेक. ओके, सो now let us first understand why we need the statistics. Okay, so let us first define what is meant by statistics. Statistics is actually a branch of mathematics that deals with the collection, analysis, interpretation, presentation and organization of data. Okay, that's why statistics is everywhere. Okay, ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है जहाँ पे statistics नहीं आने वाला. तो इंजीनियरिंग में भी है, मेडिकल फील्ड में भी है. ओके, अभी जो टीचिंग प्रोफेशन है यहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स आता है. सो स्टैटिस्टिक्स इज एवरीवेयर बिकॉज इट डील्स विद दिस रेगुलर कलेक्शन, ओके, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, organization of data. Okay, so one by one we have to learn all these processes. Okay, how you collect data, okay, and what are the possible operations on that data, how you organize your data. Okay, so that whole part is there in this unit. Okay, so first we start with the collection. Okay, collection in the sense collection means what, जो डाटा आपके पास आने वाला है. जनरली जो आपके पास डाटा आता है वो एक अनग्रुप फॉर्म में होता है. मतलब अगर मैं जैसे कल का ही डाटा अगर मैं लेता हूँ, ओके, यूनिट टेस्ट सॉरी क्लास टेस्ट 3 का जो डाटा मेरे पास था, ओके, दैट इज द रैंडम डाटा ऑफ रैंडम डाटा ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिवीजन ए, डिवीजन बी एंड डिवीजन सी. ठीक है, तो अगर मैं उनके मार्क्स भी कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ तो डाटा होगा, लाइक से 18, 16, 15, 15, 12, ओके, लाइक से 10, 8. ओके, अभी ये तो मैंने सीक्वेंस में लिखा है, बीच में 20 आ जाएगा, बीच में 7 आ जाएगा, लाइक दिस. ओके, रैंडम ना. ओके, विच इज नॉट इन ascending order, which is not in descending order, random data. Okay, so this data we generally call it as ungrouped data. Ungrouped data or random data, simply ungrouped data. It's not in a group form, it's just the ungrouped data. Okay, and before performing, okay, any operation on this data, okay, operation मतलब क्या होता है, simply आप इनके एवरेज ले सकते हो, है ना. आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका रिजल्ट कैसा है. ओके, इट इज़ अबो एवरेज और बिलो एवरेज, ये सारी चीज़ें आप उस पर कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो दैट इज नथिंग बट द ऑपरेशन ऑन दिस डाटा. ओके, जैसे कि यहाँ पे इन सब का एवरेज अगर मुझे लग रहा है कि 15 है ना, और मेरा पेपर आउट ऑफ 20 का था, तो एवरेज अगर 15 आ रहा है सारे स्टूडेंट का, मीन्स माय रिजल्ट इज गुड. ओके, और कैन दी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट जो भी आप उसको असाइन करते हो उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा. ओके, बट अगर मार्क्स ऐसे कुछ आ जाते हैं लाइक 8, 6, 0, 1, ओके, और उनका एवरेज अगर मेरे पास 5.5 आ जाता है, ओके, तो व्हाट इट सेज दैट योर रिजल्ट इज बिलो एवरेज. ओके, एवरेज से भी नीचे आ रहा है. ओके, सॉरी, नॉट बिलो एवरेज, योर रिजल्ट इज नॉट गुड. ओके, सारे स्टूडेंट का अगर एवरेज 5.5 आ रहा है, ओके, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स 5.5 के अराउंड ही आने वाले. ओके, ज़्यादातर स्टूडेंट के मार्क्स 5.5 के अराउंड ही आने वाले. सो दैट इज नथिंग बट द ऑपरेशन ऑन दैट गिवन डाटा. सो अगर इट डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है या क्या रिक्वायरमेंट है. ओके, व्हाट इज द गिवन रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंगली आपको वो ऑपरेशन डाटा पे परफॉर्म करना है.
ठीक है. सो उससे पहले यू हैव टू अरेंज दैट डाटा. ओके, दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. So that data can be organized, okay, in two different way. One is the frequency distribution. Okay, it means you have to avoid the repetition in this number. That is nothing but a frequency distribution. And the second thing is what, you can arrange this data in group frequency distribution. तो frequency distribution तो वहाँ पे रहेगा. Okay, frequency distribution का मीनिंग क्या होता है? You have to avoid frequency distribution का मीनिंग क्या होता है? You have to avoid the repetition. Correct? But that same data, okay, if it is in the form of ungrouped data, तो आप उसको अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी लिख सकते हो, एंड सेम डाटा को आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी लिख सकते हो. ओके, ये सब कुछ कैसे होता है मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ थ्रू वन सिंपल एग्जांपल. सो कंसिडर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25. सो दिस आर द रैंडम डाटा और जनरली वी कॉल इट एज अनग्रुप डाटा. So we can arrange this data either in the form of ungrouped frequency distribution and either in the form of group frequency distribution. ठीक है. ओके, वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ. अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपली करना क्या है, एक कॉलम कंसिडर करो x. ओके, दैट इज नथिंग बट अ गिवन ऑब्जर्वेशन. ठीक है, और इस कॉलम में आपको बस डिस्टिंक्ट वैल्यू कंसिडर करना है. ओके, लाइक से 23, 10, 12, उनका जो भी रिपीटेशन है दैट यू हैव टू कंसिडर इन द नेक्स्ट कॉलम एंड वी कॉल दैट कॉलम टू बी द फ्रीक्वेंसी. ओके, तो फर्स्ट कॉलम में आपके डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस आने वाले, सेकंड कॉलम में उन्हीं ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी आपको कंसिडर करनी है. सो यहाँ पे आप चेक करो 23 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 23 इज 2. हियर 10 इज रिपीटेड सो 1 टाइम ओनली, है ना. सो इट इज नॉट in repetition, therefore the frequency of 10 is 1. 12 is repeated 2 times, therefore the frequency of 12 is 2. Like this, 20, frequency of 20 is 2, frequency of 15 is 2 and frequency of 25 is 1. ठीक है. So this is just the representation of this given data in terms of frequency distribution. ठीक है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है. ओके, एक तो क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इस फॉर्म में आ सकता है, या तो आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है, या तो आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है. Because this is the given data. So that given data may be in the form of ungrouped form, or maybe in the form of frequency distribution, or maybe in the form of group frequency distribution. ठीक है, and हर एक केस में फॉर्मूले आपके अलग अलग आने वाले, वो भी आपको चेंज समझ में आना चाहिए. So this is the first approach. Here that given data is expressed in terms of ungrouped frequency distribution. I think it is clear to everyone now. एक कॉलम में डिस्टिंक्ट वैल्यू कंसिडर करो एंड सेकंड कॉलम में जो सब कंसिडर दी रिपीटेशन और द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट नंबर्स. नाउ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सेम डाटा क्लास इंटरवल कंसिडर करके रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस और वेयर वी नीड दिस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जनरली क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर लेस, if the number of observations are less, in that case generally we prefer this ungrouped frequency distribution. Condition is what, if the number of observations are less, and if and otherwise we prefer this group frequency distribution, or you can say if the number of observations are more, okay, in that case generally we prefer group frequency distribution. Okay, यही से आपको समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आपको इस सेकंड या फर्स्ट पे ही आने वाले. ओके, क्योंकि इन दोनों में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फर्स्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट सेकंड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा नहीं रहते, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको फर्स्ट और सेकंड में रहेंगे. ग्रुप में इसलिए नहीं आते क्योंकि ग्रुप के केस में ऑब्जर्वेशन ज़्यादा चाहिए. ओके, तो ही ये ग्रुपिंग करने में कोई लॉजिक है. अगर जैसे कि यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन है, ओके, 10 ऑब्जर्वेशन को अगर आप ग्रुप में लिखते हो तो कुछ ज़्यादा इट्स बेटर टू वर्क विद दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, so that is the first part. Okay, when we have to consider ungrouped frequency distribution and when we have to consider a group frequency distribution, there is one more drawback of this group frequency distribution. Okay, can anyone tell me that? एक एक्चुअल मतलब अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, और व्हाट इज द ड्रॉबैक विद द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कैन एनीवन टेल मी दैट? सेम डाटा देखो और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है. सेम क्वेश्चन आप देखो, ये आपका एक्चुअल ये एक्सपेरिमेंट आप कंसिडर करो. ओके, एक्सपेरिमेंट से आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया. तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है? व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू कैन फाइंड विद द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? इसलिए हम ज़्यादातर वो नहीं देखने वाले. कैन एनीवन टेल मी दैट? जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दिस थिंग कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और व्हाट टाइप ऑफ एरर दैट you can face
with the group frequency distribution. ओके चलो वो छोड़ दो. अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैं ये डाटा देखे मीन कैलकुलेट करता हूँ जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दिस. ओके नाउ वी डोंट नो व्हाट इज द गिवन एक्सपेरिमेंट. ओके मैंने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन कैलकुलेट किया. ओके और मैंने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन कैलकुलेट किया. ओके कौन से केस में आपको एग्जैक्ट मीन मिलने वाला है? इन विच केस यू विल गेट एग्जैक्ट मीन? यस, कैन यू टेल मी नाउ दिस? इन विच केस यू विल गेट एग्जैक्ट मीन? बोलो बोलो, कौन से केस में आपको एग्जैक्ट मीन मिलेगा? कैसे कैलकुलेट करना वो छोड़ दो. अगर मैं इस केस में मीन कैलकुलेट करता हूँ, सेकंड केस में मीन कैलकुलेट करता हूँ, तो कौन से केस में आपको ये फील हो रहा है कि यहाँ पे एग्जैक्ट मीन मिलने वाला है और यहाँ पे नहीं? एंड व्हाई? आर यू देयर और नॉट? कैन एनीवन टेल मी दिस? इसी क्वेश्चन का आंसर वही है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ, फर्स्ट में करेक्ट. फर्स्ट में आपको एग्जैक्ट मीन मिलेगा, सेकंड में क्यों नहीं मिल सकता आपको एग्जैक्ट मीन? यू कैन फाइंड मीन इन सेकंड केस ऑल्सो, बट दैट मीन नेवर विद द एग्जैक्ट मीन. व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सी आई एम एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम यू. क्या प्रॉब्लम आपको लग रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दिस. ओके लेट मी, यहाँ पे आप देखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्ट्रीब्यूशन से आपके पास बस इतनी इंफॉर्मेशन है कि 0 to 5 रेंज में ओके देर आर 0 ऑब्जर्वेशन. ओके यस ठीक है, ये तो छोड़ दो. जैसे कि ये अगर मैं लेता हूँ 10 to 15 रेंज में देर आर 3 ऑब्जर्वेशन. ओके बट वी डोंट नो व्हाट आर दोज ऑब्जर्वेशन. दैट इज अ प्रॉब्लम विद ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. 10 to 15 के रेंज में टोटल देर आर 3 ऑब्जर्वेशंस. दिस इज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मींस इनमें से 10 to 15 में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनमें से 3 नंबर्स आपको कंसिडर करने, बट वी डोंट नो व्हाट आर दोज ऑब्जर्वेशन और व्हाट आर दोज नंबर्स. दैट वी डोंट नो. ठीक है, बट यहाँ पे फर्स्ट केस में आपके पास एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन है और उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी भी है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपके पास बस इतनी इन्फॉर्मेशन है कि 10 to 15 में देर आर इन द रेंज फ्रॉम 10 to 15 देर आर 3 ऑब्जर्वेशन, बट वी डोंट नो व्हाट आर दोज ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो इस केस में जो भी चीजें आप या जो भी ऑपरेशन आप इसमें परफॉर्म करोगे, ओके ऑल दोज थिंग्स आर अप्रॉक्सीमेट बिकॉज वी डोंट हैव द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन. है ना, आपके पास पता ही नहीं आपके पास एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन कौन से. आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है कि इस रेंज में 3 ऑब्जर्वेशन है, 15 to 20 में 2 ऑब्जर्वेशन है, 20 to 25 में 5 ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, ओके अब ये लिखना कैसे वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ये तो हो गया दिस द ड्रॉबैक विद दिस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ हाउ यू राइट दिस? अभी इंटरवल का सिलेक्शन टोटली आप पे डिपेंड है. ठीक है, आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ रोज में उस डाटा को फिट करना है, अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट यूर रेंज. ओके अगर मैं 0 to 10 रेंज लेता हूँ तो ये और मिनिमम नंबर ऑफ रोज में ये डाटा आपका फिट हो जाएगा. अगर मैं 0 to 1 लेता हूँ, ठीक है, देन यू नीड द मोर नंबर ऑफ रोज जस्ट टू फिट दिस गिवन डाटा. ओके सो इट डिपेंड ऑन यू अगेन. ओके क्लास इंटरवल का सिलेक्शन जो भी होगा अगेन इट डिपेंड ऑन यू. आप क्या सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से डाटा आपका फिट होगा. ओके सो हियर इफ आई कंसिडर द इंटरवल 0 to 5. ओके अब इसमें देखो, लेट मी इरेज एवरीथिंग. ओके अब इसमें देखो, ओके यहाँ पे ये जो इंटरवल है, इंटरवल में भी कुछ रूल्स है. ओके क्या रूल है? जो फर्स्ट नंबर है वो क्लोज होगा, जो सेकंड नंबर है वो आपका ओपन होगा. मतलब आपको 0 कंसिडर करना है, बट यहाँ पे आपको 5 कंसिडर नहीं करना है. तो 0 to 5 में कोई ऑब्जर्वेशन है क्या? नहीं है, देयरफॉर 0. तो यहाँ पे भी देखो 5 कंसिडर करना है बट 10 कंसिडर नहीं करना, देयरफॉर 10 इज ओपन. ओके सो लाइक दिस. तो इस रूल से ही आपको वो ऑब्जर्वेशन काउंट करने. ओके देन नेक्स्ट इज व्हाट 10 to 15 है, तो 10 क्लोज होगा, 15 ओपन होगा. 15 to 20, 15 क्लोज होगा, 20 ओपन होगा, 20 क्लोज होगा, 25 ओपन होगा. करेक्ट है क्या? ये लास्ट करेक्ट है क्या? कैन वी टेक 25 ओपन? कैन वी टेक 25 ओपन? ये क्लोज ही लेना होगा. yes, नहीं ना, क्योंकि अभी एट द एंड सारे नंबर तो कवर होने चाहिए ना. अभी आप देखो तो इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंट्री एंड लास्ट एंट्री तो क्लोज चाहिए और इन बिटवीन आपको ऐसे एडजस्ट करना. दिस इज द रूल. ये एक रूल है, इस हिसाब से आपको जाना है. ये मैं बोल रहा हूँ. ओके ये
ओके अभी आप देखो सारे नंबर्स भी आपके कवर हो रहे हैं। ओके 0 भी कवर हो रहा है, 5 भी कवर हो रहा है, एक ही बार कवर हो रहा है। ओके रिपीटेशन भी नहीं आ रहा है। 0 भी कवर हो रहा है, 5 भी कवर हो रहा है, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ठीक है ओके कोई भी एक एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि इस केस में अब देखो ओके 10 to 15 में 10 कंसिडर कर सकते हो बट 15 नहीं। सो 10 to 15 में कितने ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं? 10 आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, और क्या है क्या, हाँ बट यू कांट कंसिडर 15। ओके तो ये काउंट आपको कंसिडर नहीं करना है। तो टोटल देयर आर 3, देयरफॉर योर काउंट इज 3। ओके अगर आप 15 कंसिडर करते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इन दैट केस विल गेट 5, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है तो ये इस हिसाब से आप इस हिसाब से मैंने ये फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट किया। ठीक है अब इसके आगे क्वेश्चन एक तो आपका इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा। तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन कौन से फॉर्म में, अनग्रुप फॉर्म में, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, या ग्रुप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। ओके नाउ द नेक्स्ट पार्ट। ओके तो यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी कॉलम आप कंसिडर करते हो, एडिशन ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी कॉलम दैट इज समेशन ऑफ fi actually gives you total number of observation. Remember this. So summation of fi actually gives you total number of observations. ठीक है तो यहाँ पे समीशन ऑफ fi जो भी आने वाला है यहाँ पे दोनों केसेस में, ओके दैट एक्चुअली गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो टोटल देयर आर 10 ऑब्जर्वेशन, और दोनों केस में आपको यहाँ पे यू विल गेट द समीशन ऑफ fi टू बी 10। okay so remember this notation also. So in general this summation of fi is denoted by capital N, and that gives you the total number of observations. okay so that is all about the classification of data. तो यहाँ तक मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास या कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप परफॉर्म करते हो, then you have to express or you have to classify that data either in terms of frequency distribution or either in terms of group frequency distribution. But the problem with the group frequency distribution is what? Whatever the calculation is there, that whole calculation is approximate. It is not the exact. Okay. And now the first operation, okay, that we need to perform on the given data, that is say the central tendency. Okay. So can anyone tell me one of the central tendency that you aware about? किसी को पता है? Any one central tendency? अगर वर्ड से भी अगर आप कनेक्ट करते हो, मीडियन, एनीवन, और सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी बोलो, और क्या क्या पता है आपको? मीन और मोड। हाँ चलो ये तो कवर हो गया। और सो मीन, मोड एंड, और क्या है? मीडियन हो गया। मीन, मोड एंड मीडियन। और क्या है? और कौन से टाइप के मीन है? मीन इज नथिंग बट सेंट्रल वैल्यू, इतना याद रखो। मीन इज नथिंग बट सेंट्रल वैल्यू। और कौन से दो टाइप के मीन है? दैट यू हैव कवर्ड मे बी इन 11 और मे बी इन 12। कुछ और याद आ रहा है? स्पेसिफिक मीन होता है, बोलो। और कौन से टाइप के मीन आपको पता है? अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट दिस रेगुलर मीन, so this is also called as arithmetic mean. Okay, correct. आपने एक और बोला geometric mean. This is also one of the central tendency. Correct. The last is harmonic mean. ठीक है. So these are the 5 famous central tendencies, or these are the 5 operations that you can perform on the given data. Okay, but in our syllabus we focus on only one type of central tendency, that is arithmetic mean or just a mean. हमें बस इस पे ही फोकस करना है. The remaining things are not there in your syllabus. तो ज़्यादा कुछ उस पे क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले. Yes, any doubt? Any doubt? हाँ? Any doubt? और प्लीज म्यूट योर सेल्फ। किसी का तो माइक्रोफोन ऑन है। म्यूट योर सेल्फ। अनिकेत, ओके सो दिस आर दी 5 फेमस सेंट्रल टेंडेंसीज ओके इन योर सिलेबस। ठीक है, हाँ। मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक, arithmetic mean, arithmetic average. Okay, so all these words are similar. Next is median, next is mode, next is geometric mean, next is harmonic mean. Okay, so let me cover this quickly. आपको सिलेबस में एक ही है,
तो रिमेनिंग केसेस में जस्ट यूज दिस डेफिनेशन, बट इट इज़ नॉट देयर इन योर सिलेबस, तो ज़्यादा कुछ उस पर हमें जाना भी नहीं है. ओके, सो इफ आई कंसिडर अ डाटा इन टर्म्स ऑफ अनग्रुप फॉर्म, ऐसे मैं ले लेता हूँ, चलो हाँ, इस फॉर्म में आपके पास डाटा है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट अरिथमेटिक एवरेज, और अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? क्या है फॉर्मूला, बोलो जल्दी जल्दी, क्या है फॉर्मूला? और मीन कैसे कैलकुलेट? Summation of x upon n. समेशन ऑफ एक्स अपॉन स्मॉल एन. ओके, व्हाट इज मीडियन? इस पे हमें वर्कआउट करना है. ये दिस नॉट देयर इन सिलेबस. यस, मीडियन अगर आपको पता है तो मिडल वैल्यू. ठीक है, सो इन डाटा में जो भी मिडल वैल्यू होगी दैट इज योर मीडियन. बट व्हाट हैपन इफ अ डाटा इन दिस फॉर्म? अब इसमें मीडियन क्या होगा? इसमें मिडल वैल्यू नहीं है ना. अगर मैं 5 लेता हूं तो मिडल वैल्यू 3 आ जाती है, दैट विल बी द मीडियन. बट अगर मैं 5 को डिलीट करता हूं, इन दैट केस हाउ यू फाइंड द मीडियन? तो फिर क्या करना है? Something n plus odd even. हाँ, सो देयर आर 2 मिडल वैल्यू. इन दिस केस देयर आर 2 मिडल वैल्यू 2 and 3, तो जस्ट टेक द एवरेज, दैट इज द मीडियन. ओके, मोड क्या होता है? ये सिलेबस में नहीं, तो बस मैं आपको ओवरऑल एक्सप्लेन करने वाला हूँ. मोड क्या है? Maximum repeated. हाँ, ओके, मोस्ट ऑकर्ड वैल्यू, आई कैन से लाइक दिस, मोस्ट ऑकर्ड वैल्यू, फॉर एग्जांपल 2 2 2, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, सिंपली. ओके, अ वैल्यू विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट अ मोड. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अभी ये मुझे इतना याद नहीं है, बट ठीक है. ज्योमेट्रिक मीन याद है किसी को? हाँ, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? ओके, आई गॉट इट. व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? क्या कैसे कैलकुलेट करते हो आप नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन? टेक द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस नंबर एंड रेस्ट टू व्हाट? 1/n ना. इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट और नॉट? आपको याद है क्या? तो ये आप बोल सकते हो करेक्ट है कि नहीं. ठीक है, चेक करो एक बार. सो दिस इज योर ज्योमेट्रिक मीन. एंड हार्मोनिक मीन, आई थिंक द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन, ऐसा कुछ तो है, 1/x1 + 1/x2 + 1/x3 अप टू 1/xn. यू कैन चेक दिस फॉर्मूलेस, आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएंगे. ठीक है, सो दिस आर दी रिमेनिंग 4 सेंट्रल टेंडेंसीज. बट आपको मैंने पहले ही क्लियर किया कि ये स्पेसिफिक कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला, सो नो नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मुलाज आल्सो. ओके, सो स्टिक विद द फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज अरिथमेटिक मीन और एवरेज, एंड दैट फॉर्मूला इज समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, नाउ what, so this is for ungrouped data है ना. अनग्रुप फॉर्म में अगर डाटा है तो आपको इजीली पता है फॉर्मूला क्या आता है. कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर मीन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? इस केस में फॉर्मूला क्या आएगा? कैन एनीवन टेल मी दैट? इस केस में फॉर्मूला क्या आएगा? इफ योर डाटा इज गिवन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? क्या लिखूं यहाँ पे मैं, बोलो अभी क्या लिखूं, बोलो रॉन्ग आने दो. व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन इन दिस केस? अभी यहाँ पे डाटा आपको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में गिवन है, बोलो. Summation of xi upon summation of fi. समेशन ऑफ xi Upon summation of fi. इज दिस करेक्ट? ओके, मैं आप Summation of xi into fi. xi into fi डिवाइडेड बाय fi. ओके, दैट इज योर करेक्ट फॉर्मूला. ओके, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? x1 आपका कितने बार रिपीट हो रहा है? x1 आपका f1 टाइम्स रिपीट हो रहा है. ओके, सिंपली x2 कितने बार रिपीट हो रहा है? x2 रिपीट हो रहा है f2 टाइम्स. ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करो. लास्ट में xn कितने बार रिपीट हो रहा है? fn टाइम्स. ठीक है, तो आप इन सब का एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे? इन सब के एडिशन करो. बट x1 कितने बार आपको ऐड करना है? f1 बार ऐड करना है. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? f1 into x1. या x2 कितने बार ऐड करना है? सॉरी, यहाँ पे x2 है. या x2 कितने बार ऐड करना है आपको? f2 टाइम्स ऐड करना है. सो f2 into x2. xn कितने बार ऐड करना है? fn into xn. तो इन सब के एडिशन, तो समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कैसे मिलेगा? f1 + f2 + fn, like this. So summation of fi. Okay, this is the formula for arithmetic mean in case of frequency distribution, and that formula is this. But now onwards we always denote the summation of fi by this capital N. So just remember this notation.
ठीक है, कैपिटल एन का मीनिंग क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई, एडिशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी और सिंपली टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो विल टेक वन एग्जांपल ऑन दिस इजी पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका डाटा अनग्रुप फॉर्म में, दिस इज द अनग्रुप फॉर्म, दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, अरिथमेटिक मीन। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट केस में सबके एडिशन करो, 480 प्लस 485 अप टू 515 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड दैट वैल्यू इज 496। तो 496 इज एक्चुअली द मीन ऑफ दिस फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड में क्या करना है, दिस इज सो हियर गिवन डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, then how you find the mean? So the formula for mean is what, summation of fi xi upon summation of fi means what, just consider 32 into 4 plus 33 into 10 plus 34 into 13 plus 35 into 8 plus 36 into 5 divided by total number of observation, that is 4 plus 10 plus 13 plus 8 plus 5 and that value is 34. So 34 is the mean in this सेकंड प्रॉब्लम, मीन ऑफ द सेकंड प्रॉब्लम। ओके, तो ये हो गया आपका दो केसेस में, टोटल देयर आर 3 केसेस, अनग्रुप डाटा, नेक्स्ट अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हाउ यू फाइंड अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये डाटा आपको गिवन है, डोंट फोकस ऑन दिस थर्ड कॉलम मैं बोलता हूं क्या है, राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस हाईलाइटेड पार्ट। सो ये आपके पास अभी डाटा है, लाइक ऐसे आपके पास डाटा रहेगा। अगर मैं एग्जांपल पर्टिकुलर देता हूँ तो लाइक से 0 to 5 देर आर 10, कैसे आएगा 10, देर आर से 4 कुछ तो 4 वैल्यूज दे रहा हूँ, विद रिपीटिशन भी हो सकता है, तो ये 10 आ सकता है। देन से 5 to 10 देर आर 3, 10 to 15 देर आर 2, लाइक दिस। ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट आप कंसिडर करो। तो इस फॉर्म में आपके पास डाटा गिवन है एंड यूजिंग दिस नाउ यू हैव टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन। ठीक है, सो दैट फॉर्मूला इज लाइक दिस। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता हूँ। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल ए, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय कैपिटल ए, कैपिटल एच। सो कैपिटल ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो अभी मुझे क्या क्या एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे ए क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है, फिर क्या एक्सप्लेन करना है, एच क्या होता है एंड देन यू आई क्या होता है। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। ओके, तो ए एक्सप्लेन करने के लिए, ए एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको करना क्या है, सारे क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो इन फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मिड वैल्यू फॉर ऑल क्लास इंटरवल एंड दैट इज डिनोटेड बाय एक्स आई। तो ये जो थर्ड कॉलम मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज मिड वैल्यू। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करना है आपको, जस्ट ऐड 5 plus 0 divided by 2. Okay, so a1 plus a2 divided by 2, that gives you the mid value for that interval. In a similar way you can find the mid value for second interval, for third interval and so on. ठीक है, so और उसमें so in the column of xi, or in the column of mid value, just take the middle value of xi. तो ए कैसे डिफाइन किया है मैंने, ये जो कॉलम है या इस कॉलम में बस एक मिडल वैल्यू कंसीडर करो, दैट इज योर एक्स आई। अगेन द सिलेक्शन ऑफ ए इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आप रैंडमली भी वैल्यू असाइन कर सकते हो कैपिटल ए को, या फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरे पास से 10 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है। ओके, तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ऑब्वियसली 12 होगी, बट अगर मैं यहाँ पे 16 को रिमूव करता हूँ देन यू विल हैव अ 2 मिडल वैल्यू। तो आप 11 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, आप 12 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों केस में आंसर सेम होगा। इतना नहीं, आप 10 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। सो दिस सिलेक्शन ऑफ ए इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट जनरली वी असाइन और वी सिलेक्ट ए टू बी द मिडल वैल्यू ऑफ एक्स आई। ठीक है, बट फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि ए को आप कुछ भी असाइन कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। बट अगर आपको कैलकुलेशन इजी करना है और इफ यू वांट टू मेक अवर कैलकुलेशन सिंपल, इन दैट केस यू हैव टू सिलेक्ट the value of a to be middle value of xi. अभी h क्या होता है, h is the length of the interval. तो a2 minus a1 करो, that is the h. So length of the interval. और xi क्या होता है, जो xi आपने कैलकुलेट किया है उन xi से आप a subtract करो and divided by h, that is your xi. So that everything is there in slide also. तो ui is what, xi minus a upon h. ठीक है, okay. Now I will take one example directly. ठीक है, so
द मार्क्स ऑब्टेन इन अ पेपर ऑफ मैथमेटिक्स आर गिवन इन अ फॉलोइंग टेबल, ठीक है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपके पास डाटा है। द मार्क्स ऑब्टेन, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन और द फ्रीक्वेंसी इज गिवन। सो 0 to 10 में से कितने स्टूडेंट है, देर आर 8 स्टूडेंट। 10 to 20 में कितने स्टूडेंट है, देर आर 20 स्टूडेंट्स। 20 to 30 में टोटल देर आर 14 स्टूडेंट्स। 30 to 40 में टोटल देर आर 16 स्टूडेंट्स। 40 to 50 में लाइक दिस, ठीक है। सो दिस द गिवन डाटा। सो हियर वी हैव गिवन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, हियर वी हैव टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल A प्लस H समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। अभी वन बाय वन जो जो चीज़ें आपको चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पे कॉलम ऐड करना है सॉल्यूशन में, ठीक है। या अगर आपको समझ में आता है तो इसके आगे सारे प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगे। और हमेशा सारे टेबल में जो आपका लास्ट कॉलम आना चाहिए दैट विल बी दी समेशन। समेशन मतलब एडिशन, उन सारे रोज के एडिशन, यह हमेशा लास्ट में आना चाहिए। तो ऐसा एक टेबल आप कंसिडर करो नोटबुक में। अभी वन बाय वन हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल A। उसके लिए मुझे चाहिए मिड वैल्यू का कॉलम, तो हियर आई कंसिडर XI फर्स्ट। तो XI क्या होता है, मिड वैल्यू। 0 to 10 की मिड वैल्यू क्या है, 5। देन 10 to 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ये हो गया कंप्लीट। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज वैल्यू फॉर कैपिटल A? व्हाट इज वैल्यू फॉर कैपिटल A? इस केस में A मुझे क्या सिलेक्ट करना होगा, बोलो। व्हाट इज वैल्यू फॉर कैपिटल A? Are you there or not? What is value for capital A? Tell me quickly. 45. हाँ, आप 45 भी ले सकते हो, आप 55 भी ले सकते हो, आप 65, कुछ भी, बट इट मस्ट बी अ मिडल वैल्यू। जितना मिडल होगा उतना कैलकुलेशन आपके लिए सिंपल होगा। तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मिडल में मुझे 45 दिखाई दे रहा है। इवन आई कैन टेक 55 ऑल्सो, ओके। आप चाहो तो 55 से करो, यू विल गेट सेम आंसर। तो यहाँ पे मैं 45 ले लेता हूँ, ठीक है। तो A का सिलेक्शन हो गया। H की वैल्यू क्या है, H इज द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल विच इज 10। 10 का भी हो गया। अभी मुझे चाहिए यहाँ पे, सॉरी, FI UI है ना, अभी मुझे चाहिए UI कॉलम। तो UI कॉलम कैसे डिफाइन किया है मैंने, XI माइनस A अपॉन H। तो यहाँ पे मुझे UI का कैलकुलेशन करना है। एंड UI कॉलम क्या है, XI मतलब ये माइनस A की वैल्यू क्या है 45 एंड डिवाइडेड बाय क्या है H इज 10। तो ये कॉलम अभी मुझे कैलकुलेट करना है। अभी कैल्सी में आप कैसे करोगे, बोलो। कैल्सी में आप कैसे करोगे, हर टाइम पे ऐसे पुट नहीं करना है 5 माइनस 45 बाई 10, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आई विल टेल यू हार्डली फॉर 2-3 वैल्यूज, देन यू कैन कंप्लीट। तो हर टाइम पे आपको कैल्सी में ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है कि 5 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 10, देन 15 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 10, नेक्स्ट 25 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 10। ऐसे अगर आप करोगे तो आगे तो इससे भी ज़्यादा कैलकुलेशन आपका आने वाला है। दैट इंक्रीजेस योर टाइम। कैलकुलेशन तो होगा, नो प्रॉब्लम विद द कैलकुलेशन, बट इट इंक्रीजेस योर टाइम, ठीक है। तो शायद रेगुलर स्टूडेंट को ये पता है। तो आप क्या कर सकते हो टू डू दिस कैलकुलेशन, ओके। आई होप कि सबके सामने अभी कैलकुलेटर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन फिक्स दिस फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला कैल्स में फिक्स करो, उसके आगे बस आपको 5, 15, 25 ये वैल्यूज वैरी करने हैं। दैट कवर दिस कैलकुलेशन मोर क्विकली, है ना। ये जल्दी से हो जाएगा उस केस में। अभी मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, मे बी रेगुलर स्टूडेंट को ये पता है, बट सो आई विल एक्सप्लेन दिस कि ये सब कुछ कैसे करना है, ओके। हाँ, सो यू फिक्स दिस फॉर्मूला। पहले तो आपको मोड आपका रेडियन रखना है, तो उसके लिए शिफ्ट मोड, रेडियन का यहाँ पे 4th पे, सो मोड मस्ट बी रेडियन। एंड नाउ आई हैव टू फिक्स दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे कैल्सी में आपको क्या डालना है, कैल्सी में आपको क्या डालना है, कैपिटल X, स्मॉल x की जगह पे कैपिटल X। कैपिटल X यहाँ पे इस बटन पे, तो अल्फा कैपिटल X, या सिंपली फर्स्ट आई विल टेक दिस A बाय B बटन। हाँ, सो अल्फा X माइनस क्या है 45 डिवाइडेड बाय व्हाट, 10, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एज इट इज मैंने कैल्सी में टाइप किया है। इसके आगे आपको प्रेस करना है कैल्क बटन, ठीक है। तो जस्ट प्रेस कैल्क बटन, देन कैलकुलेटर आस्क फॉर x। सो व्हाट इज x क्वेश्चन मार्क। तो x को आपको क्या असाइन करना है 5,
तो जस्ट पुट 5 एंड प्रेस इक्वल, ओके, दैट वैल्यू इज -4. ठीक है. एंड नाउ नेक्स्ट, अभी फिर से, अभी फॉर्मूला फिक्स ही है, फिर से इक्वल प्रेस करो. नेक्स्ट वैल्यू इज 15, then just put 15 equal, then next value is -3, so your next value is -3. ठीक है. फिर से इक्वल 25, the next value is -2. so in this way you have to complete this table. ठीक है. तो मैं भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, आपको समझ में आ जाएगा वो. ये टेबल कंप्लीट करो और फिर आपको क्या चाहिए, FI इंटू UI की वैल्यू चाहिए, क्योंकि समीशन ऐड करना है ना आपको, तो आपको नेक्स्ट कॉलम चाहिए FI इंटू UI का. ठीक है. तो इसके आगे आप बस क्या करो, देन ये भी आप कैलसी में फिक्स कर सकते हो. कैसे? दिस आल्सो कैन फिक्स इन कैलकुलेटर. ओके, अभी देखो कैसे कर सकते हो. आप क्या करो, अभी इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 नंबर का प्रोडक्ट है ना, सो AC, just 1 minute. ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 2 नंबर का प्रोडक्ट है. सो लेट मी फर्स्ट चेंज द मोड. मोड क्या पे, 4th पे. ओके. अभी आपको यहाँ पे x इंटू वाई. ओके, मतलब ये इन जनरल आपको मैं बोल रहा हूँ. यहाँ पे तो अभी सिंपल आप ओरली भी कर सकते हो, बट अगर नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, पॉइंट में आ जाते हैं, तो फिर 1 बाय 1 आपको करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है. ओके, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, x इंटू वाई ऐसे ले सकते हो आप. ठीक है. देन जस्ट प्रेस कैल्क, देन यू आस्क फॉर फर्स्ट वैल्यू, सो टेक 5, देन यू आस्क फॉर नेक्स्ट वैल्यू, x, सॉरी 5 नहीं थी, फर्स्ट वैल्यू क्या थी, लेट मी टेक अगेन, x क्वेश्चन मार्क. x क्या लेना है, FI क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी इज 8, सो 8 इंटू नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, UI की वैल्यू क्या है, -4, सो -4. ठीक है. सो आंसर इज -32, दैट यू कैन राइट हियर. अगेन इक्वल, x की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट 20, सो नेक्स्ट 20, and y की वैल्यू क्या है, -3, इक्वल, एंड दैट वैल्यू इज -60. सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस कैलकुलेशन ऑल्सो. यहाँ पे अभी ट्रिवियल है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल नंबर का कैलकुलेशन है, बट अगर यही पॉइंट में आता है तो इन दैट केस आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है. ठीक है. सो कंप्लीट दिस. सो यहाँ पे क्या आएगा, -32 एंड सो ऑन. ठीक है. एंड कंप्लीट दिस ऑल वैल्यूज. फिर आपको क्या चाहिए, एक ही. सो फाइनल आंसर इज व्हाट, 45 प्लस h इज 10 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ FI UI. तो इस कॉलम के एडिशन करो. ओके, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट इसमें. सो ये कॉलम होगा दैट क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI. समेशन ऑफ FI मतलब ये कॉलम, इस कॉलम के एक एडिशन आपको चाहिए. सो डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI. दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ आई विल शो यू ऑल दिस कैलकुलेशन. ओके, नेक्स्ट इसमें है, ये पूरा पार्ट है. ठीक है. सो इस कॉलम के एडिशन क्या है, -25, इसके एडिशन क्या है, 133. एंड नाउ जस्ट पुट दिस ऑल वैल्यूज इन दी फॉर्मूला, a plus h plus this, so 45 plus 10 into -25 upon 133, and that will be the final answer. So here your mean is 43 into 12. Okay, yes, any doubt up to this part? कुछ डाउट्स है क्या? ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी. तो आपको यहाँ पे मैंने तीनों केसेस में सेंट्रल टेंडेंसी एक्सप्लेन की है. ठीक है. वन इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑलमोस्ट इन एवरी एग्जाम्पल वी नीड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन. ओके, सो फर्स्ट इज अनग्रुप डाटा. योर फॉर्मूला इज, बस ऐड कर दो, जस्ट ऐड ऑल दिस ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सिंपली समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट जो था वो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इन दैट केस योर मीन इज समेशन ऑफ FI xi divided by summation of FI. Third case is group frequency distribution, and in that case your mean is capital A plus H summation of FI UI divided by summation of FI, where UI is defined as
xi minus capital A by h. So remember all these three formulas. So that is all about the first section. Okay, measure of central tendency. Now next is what? Dispersion. So this is the second operation that we can perform on a given data. Okay, so can anyone tell me what is meant by dispersion or what you understand from this word? We'll take this part in next lecture, but thoda introduction लेके I will end this lecture. So can anyone tell me what is mean by the dispersion? किसी को पता है? Or what do you know about dispersion? Any idea about this word? Data is scattered. Okay, correct. The scatteredness of the data. How much data is scattered from the mean value? ठीक है. For example, okay, बस आप मुझे बोलो कि कौन से केस में scatteredness आपको ज़्यादा लग रही है. ठीक है. If I consider first data like this, first is 10, 100, 1000 and 1 lakh like this. And second data मैं ऐसे लेता हूँ 15, 14, 11, 17. Okay, तो आपको scatteredness कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है? Where you feel that scatteredness is more? First में है ना? This data is more scattered than this. ठीक है, तो दिस थिंग ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट ओके यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको लग रहा है हियर द स्कैटर्डनेस इज मोर, ओके हियर स्कैटर्डनेस इज लेस. एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस? इसका एप्लीकेशन बेसिकली क्या है? कैन एनीवन टेल मी वन ऑफ द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ दिस वेयर वी नीड द स्कैटर्डनेस? कैन यू जनरेट एनी सिंपल एग्जांपल ऑन दिस? इसका एप्लीकेशन क्या हो? कहाँ पे आपको ये सारी चीजें चाहिए? ओके, फॉर एग्जाम्पल ओके, ये एक्चुअल एग्जाम्पल भी है इस टॉपिक में. क्रिकेट का शायद सबको पता है, तो उसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, देन आई विल एंड दिस लेक्चर. ओके, मैं क्या करता हूँ, हियर आई कंसिडर द स्कोर ऑफ लास्ट 5 मैचेस. ठीक है, 2 प्लेयर का मैं आपको स्कोर दे रहा हूँ, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी. ठीक है, सो प्लेयर ए का स्कोर क्या है? 0, then 50, then again 10, then 100, sorry, and then again 0. ठीक है, प्लेयर बी का स्कोर क्या है? 45, 30, 70 and 90. ठीक है, हाँ. So can you tell me, can anyone tell me which player is more consistent? Which player is consistent? या मुझे अगर सिलेक्शन करना ही है किसी एक प्लेयर का, ओके, तो मैं कौन से प्लेयर का सिलेक्शन करूंगा यहाँ पे? और विच प्लेयर इज मोर कंसिस्टेंट दैट यू थिंक? यस, विच प्लेयर इज मोर कंसिस्टेंट? हाँ, विच प्लेयर इज मोर कंसिस्टेंट? Player B. Player B, correct. So here you can easily see that this player B is more consistent. Okay, yeah, simply the data here is less scattered. ठीक है, एंड हियर डाटा इज मोर स्कैटर्ड. तो मतलब इफ या सिंपली स्कैटर्ड की जगह पे अभी मैं डिस्पर्स वर्ड यूज करने वाला. सो इफ डाटा इज मोर डिस्पर्स, इन दैट केस यू कैन से दैट प्लेयर और एनीथिंग ओके विच इज लेस कंसिस्टेंट. ओके, तो अगर आपको कंसिस्टेंसी कहाँ पे कैलकुलेट करनी है, किसी भी केस में अगर आपको कंसिस्टेंसी कैलकुलेट करनी है, देन यू कैन यूज दिस टॉपिक विच इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन. ठीक है, तो ये यूज करके भी आप ये कंसिस्टेंसी कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस डिस्पर्शन. ओके, सो हियर विल एंड आवर लेक्चर एंड विल कंटिन्यू दिस पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में सबको कैल्सी और एक नोटबुक लेके बैठना है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने हैं. टॉपिक ट्रिवियल है, ओके, इसके आउट ऑफ मार्क्स से सबको लेने हैं, बट आपको वो कैलकुलेशन चेक करना है. और कैल्सी में भी छोटी छोटी चीज़ें आपको लर्न करनी है, तो ये आप इमीडिएटली चेक करते जाओ कि चलो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, सो प्लीज एटलीस्ट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर सिट विद द कैलकुलेटर लेके बैठो. सारे मतलब प्रोबेबिलिटी में भी आपको चाहिए. ओके, and please put your roll number in chat box for the attendance.